हेलो एवरीवन, आई एम सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बारे में पढ़ लिया था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है, और इस क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिविजन्स कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है कि कोई भी एक न्यू प्लांट ओल्ड प्लांट के पार्ट से, कोई भी एक न्यू प्लांट जो ऑब्टेन्ड होगा वो पुराने वाले जो प्लांट है उसके ओल्ड पार्ट से ही नया प्लांट ऑब्टेन्ड होगा। उसी को या उसी चीज़ को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहते हैं। ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में मैंने क्या बताया कि कोई भी प्लांट जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है अपने पेरेंट जो ऑलरेडी जो प्लांट है उनके ओल्ड पार्ट से ड्राइव होता है या बनता है। तो ये जो ओल्ड पार्ट्स हैं ना, वो कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? या तो स्टेम हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं, या फिर लीव्स हो सकते हैं। मतलब क्या है ना कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो स्टेम, रूट्स और लीव्स से ही नया प्लांट्स को ग्रो करते हैं। यही तीन ऐसा पार्ट्स है जिससे कोई भी नया प्लांट्स वापस ग्रो करेंगे। ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस जनरली टू टाइप्स का होता है। क्या क्या होते हैं देखिए, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, दूसरा होता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशंस। ठीक है। अब ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का मतलब होता है इट अकर व्हेन द एक्सिलरी ग्रोज इनटू ए, एक्सिलरी बड जो होता है वो ग्रो होता है इनटू ए लैटरल शूट्स में। ठीक है। देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होता है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का मतलब होता है कोई भी प्लांट जो होता है वो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, एक्सिलरी बर्ड से वो ग्रो करते हैं और वो एक लैटरल शूट्स में डेवलप कर जाते हैं। देखिए ये एक्सिलरी बर्ड वगैरह क्या होता है। देखिए कोई एक इस तरीके से प्लांट्स है। ठीक है। ठीक है। ये कोई इस तरीके से प्लांट्स हैं। और एक पॉइंट पहले ये समझ लीजिए कि सूट्स क्या होता है। सूट्स का मतलब होता है ये कोई एक ग्राउंड लेवल है, ये कोई ज़मीन जिसको कहते हैं, ये कोई सॉइल है, इसके अंदर में ये रूट्स वगैरह ग्रो किया हुआ है। देखिए अगर कोई ज़मीन से मतलब ग्राउंड से एवब ऊपर वाला जो पोर्शंस होता है प्लांट का उसे हम लोग सूट कहते हैं, और उसी लेवल या ग्राउंड के नीचे वाले पोर्शंस जैसे में ये रूट्स वगैरह ये जितने भी पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग रूट कहते हैं। तो ये तो सूट्स अपर वाला पोजीशंस हो गया, और नीचे में जो होता है वो रूट्स होता है। तो देखिए एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो वैसा पॉइंट होता है जहां पे ग्रोइंग करता है। देखिए एक्सिलरी बर्ड के बारे में क्या मैंने बताया, एम्ब्रॉयनिक सूट लोकेटेड ऑन द एक्सल ऑफ द लीव्स। ठीक है। ये कोई लीव्स है या फिर यहाँ पे कोई एक नया लीव्स है या फिर कोई एक नया स्टेम है यहाँ पे, और ये एक लास्ट पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से ये वापस ग्रो करता है। ठीक है। तो ये जो सबसे एंड पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। अब ये बर्ड से ही वापस ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है। इसे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहते हैं। इट अकर व्हेन एक्सिलरी बर्ड ग्रो, एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो ग्रो हो जाता है इनटू लेटरल शूट्स में, और ये वाला वापस लेटरल शूट्स में डेवलप हो जाता है। लेटरल शूट्स का मतलब अब ये अभी तक ये इस पोजीशंस में था, अब ये ग्रो करके ये वापस इस पोजीशंस में आ जाएगा। ठीक है। अब ये फिर वापस ऐसे करके ग्रो कर जाएगा, ये वापस फिर ऐसे करके ग्रो कर जाएगा। तो ये आस्ते आस्ते ग्रो कर रहा है ना, तो ये जो ग्रो कर रहा है अब ये वाला पोर्शन जो हो गया वो तो आपका लेटरल्स हो गया। ठीक है ना। जो बाद में जो देखिए लेटरल्स का मतलब क्या होता है, जो बाद वाला हिस्सा बाद में जो ग्रो करते हैं। तो अब ये वाला स्टार्टिंग था एक्सिलरी बर्ड, अब ये आगे चल करके लैटरल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस, और डेवलप्स इनटू ऑन रूट्स। और ये ऑन रूट्स मतलब खुद के रूट्स में ही डेवलप करते हैं। देखिए वापस सुन लीजिएगा ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस क्या होते हैं।
ये खुद का रूट्स अब इसमें से डेवलप होना स्टार्ट कर जाता है। देखिए ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस होते हैं ये जनरली क्या होता है, रूट्स का एग्जांपल्स है। ये जो अकर होते हैं ना, ये थ्रू रूट्स के थ्रू होते हैं, बल्बिट्स के थ्रू होते हैं, कॉम से, फिर ट्यूबर या सकर या फिर राइजोम्स के थ्रू ये सब डेवलप करते हैं। देखिए एक एग्जांपल्स में पूछा गया है एग्जाम्स में कई बार, ये जो रूट्स होते हैं कौन ऐसा वेजिटेबल्स हैं या फिर कौन ऐसा प्लांट्स है जो रूट से डेवलप करता है। देखिए जो रूट से जो डेवलप करता है वो है स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो होता है या फिर पोटैटो होता है, वो जो प्लांट होता है ना वो कैसे ग्रो करता है, वो ग्रो करता है उसके रूट्स से, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो कैरोट है, ये कैरोट कहाँ से डेवलप करता है, तो ये कैरोट जो है वो रूट से डेवलप करता है, ठीक है। ये उसी तरीके से ये आपका जो बल्बिट्स है, बल्बिट्स जो होता है वो ऑनियन से बल्बिट्स से ऑनियन डेवलप करता है, ठीक है। ये सारा एग्जांपल्स याद रखिएगा, ठीक है। ट्यूबर जो होता है ये पोटैटो हो गया आपका, स्वीट पोटैटो आपका रूट का एग्जांपल्स हो गया, राइजोम जो हो गया होगा, जिंजर हो गया, ये सारा एग्जांपल्स जो है वो याद रख लीजिएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ब्रायोफाइलम प्लांट्स क्या होता है। देखिए ब्रायोफाइलम जो होता है एक लीव्स होते हैं, आप घर पे भी देखिएगा एक ऐसा करके लीव्स होते हैं, ऐसा करके लीव्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ना, ये लीव्स के इस कॉर्नर पे भी है ना, ऐसे करके यहाँ से भी कुछ नया ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम प्लांट का कोई एक लीव्स है, और ये लीव्स से है ना एक नया रूट्स यहाँ से डेवलप करेगा, और यहाँ से ये डेवलप हो जाने के बाद ये वाला चीज़ अगर नीचे गिर जाता है सॉइल वगैरह में ना, तो वो वहाँ से वापस कोई नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये एग्जाम्पल्स है आपको ब्रायोफाइलम। जो पूछा जाता है कि ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है वो क्या क्या चीज़ से डेवलप कर सकता है, तो वो स्टेम से भी डेवलप कर सकता है या फिर लीफ से भी डेवलप कर सकता है। और जो मनी प्लांट है, जो अक्सर हम लोग घर पे प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि घर पे मनी प्लांट्स लगाएंगे तो हमारे घर पे पैसा हो जाएगा, भले आप कुछ कमाए वाए नहीं, ठीक है, आप कुछ नौकरी वगैरह कुछ ना करें, लेकिन ऐसा माना गया है कि वो पैसा खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है, पता नहीं कैसे। तो ये मनी प्लांट जो भी है वो जो ग्रो करता है वो भी स्टेम से ही डेवलप करता है, ठीक है। ये तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस हो गया। देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस का मतलब ही होता है वो रिप्रोडक्शंस या वो वेजिटेटिव प्रोपगेशंस या वैसा प्लांट जो ऑटोमेटिक या खुद डेवलप करता हो, उसमें आपका कोई हेल्प नहीं चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी आपका ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है ना। अब वो ग्रो जो करता है वो एक्सिलरी बर्ड ग्रो करता है, किसमें, किनमें, वो लेटरल सूट्स में डेवलप करता जाता है, और इसी तरीके से डेवलप होते होते क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के तरीके से ये कोई नया प्लांट्स ग्रो कर जाता है। अब देखिए तो पहला था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस, नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस। ये क्या होता है? आर्टिफिशियल प्रोपगेशंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स। मैंने क्या बताया? मेनी प्लांट्स, है ना, वो प्रोसेस जिसमें से कोई भी प्लांट्स को मतलब बहुत सारे प्लांट को हम लोग डेवलप करते हैं फ्रॉम वन प्लांट से, एक ही प्लांट से खूब सारा प्लांट को हम लोग डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये अगर हम लोग कुछ अगर आर्टिफिशियली कुछ टेक्निक यूज करें ना तो ऐसा पॉसिबल है। ये खुद ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटिक हमेशा कोई भी एक प्लांट वापस एक ही प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, कोई एक प्लांट से खूब सारा प्लांट को, है ना, डेवलप कर लेते हैं, वन प्लांट बाय द मैन मेड, वो भी हम लोगों के थ्रू, ठीक है। दिस मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। अब ये जो आर्टिफिशियल मेथड होता है ये दो तरह का आर्टिफिशियल मेथड होता है, सॉरी थ्री टाइप्स का होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड में जैसे में होता है, एक होता है कटिंग मेथड, ठीक है। ये कटिंग मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कटिंग मेथड क्या होता है। कटिंग मेथड का मतलब होता है कोई एक प्लांट है, सपोज डेट को एक रोज़ का एक प्लांट है, वो रोज़ के प्लांट को इतना बड़ा एक रोज़ का प्लांट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से फ्लावर वगैरह सब चीज़ है उसमें, तो हम क्या करेंगे ना, उसमें उसके कोई भी एक स्टेम्स को ऐसा करके कट कर लेंगे, और कट करने के बाद
जो स्टेम्स का जो भाग है जो कट किए हुए उस वाले भाग को वापस हम कोई ज़मीन में है ना या कोई भी सॉइल में उसे हम लोग एम्बेडेड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही उसकी एम्बेडेड कर देंगे या प्लांटेड कर देंगे ना, तो उसके बाद वो वापस क्या करेगा, वहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को कटिंग कहते हैं। देखिए जैसे मैं इसी का एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे मैं ये कोई प्लांट्स था ना, ये प्लांट्स का क्या हुआ, ये इतना बड़ा स्टेम था, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा करके एक लीव्स था। तो क्या हुआ ना, इस प्लांट्स को क्या किया ना हम लोगों ने, इस प्लांट्स को हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, ये एक स्टेम है, इस स्टेम को यहाँ से कट कर दिया और ये स्टेम्स को वापस इस वाली ज़मीन में ऐसे करके ये प्लांटेड कर दिया। जैसे यहाँ प्लांटेड किया ना, जैसे यहाँ प्लांटेड किया, कुछ समय के बाद ये फिर वापस ग्रो करने लगेगा। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग कटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में रोज़ होता है या फिर ग्रेप्स होता है, शुगर कैन होता है, बनाना होता है। देखिए शुगर कैन जो होता है वो कैसा होता है, आप लोग शुगर कैन का एक एग्जाम्पल्स, शुगर केन का एग्जांपल्स में बताओ। देखिए शुगर केन का जो स्टेम होते हैं वो प्लांट जो होते हैं ऐसे करके होते हैं। ये इस तरीके से शुगर केन का प्लांट होता है ना, इस तरीके से। अब हम लोग करते क्या है ना, इस प्लांट्स को कटिंग मेथड से हम लोगों को प्लांटेड करना है। ये कोई एक प्लांट है और इस एक प्लांट से खूब सारा प्लांट को हम लोगों को ग्रो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट को यहाँ से कट कर दिए। ठीक है, इस प्लांट्स को भी यहाँ से कट कर दिए, 1, 2 और 3 हिस्सा, ये 3 भाग हो गया ना। ये 3 पार्ट्स में क्या कर दिए ना, इस तीनों पार्ट्स को अलग अलग जगह पे ज़मीन के नीचे हम लोग प्लांटेड कर देंगे। याद रखिए, इसको जब प्लांटेड करेंगे ना तो ऐसे नहीं, ज़मीन ये हमारा लेवल है, इस लेवल को ऐसे करके प्लांटेड नहीं करते, ऐसे करके प्लांटेड करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्लांटेड करने के बाद ये इस वाले ये जो पोर्शंस दिख रहा है ना, ये वाले पोर्शंस को नोड कहते हैं। ये होता है नोड्स। ठीक है, ये जो नोड होता है यहाँ से वापस प्लांट्स ग्रो कर जाता है। ये वाला भी नोड्स था, यहाँ से वापस प्लांट ग्रो कर जाता है, यहाँ से भी वापस प्लांट ग्रो कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग शुगर केन वगैरह खाते हैं ना, बड़ा चाव से खाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को ईजी फॉर्म में खा लेते हैं और यहाँ के बाद हम लोगों का तो हालत ख़राब हो जाता है, दांत टूट जाता है। ये वाला नोड तो टूटता ही नहीं है। कई सारे तो बच्चे कई तरह का नाइफ वगैरह लेकर के इसको इसे कट करते हैं, वापस खाते हैं। इतना हार्ड होता है ये, है ना। ये मेरा दांत ठीक है। तो ये हो गया हमारा कटिंग का एग्जांपल्स, रोज हो गया, हाँ, बोगनविलिया हो गया, ग्रेप्स हो गया, शुगर केन एंड बनाना, ये सारा एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल्स मेथड तो कंप्लीट हो गया और आर्टिफिशियल्स में कटिंग हो गया है और 2 प्रोसेस और है, 2 मेथड और है, वो बताऊंगा। उसके बाद ये वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी स्टडी ऑन द लेयरिंग। लेयरिंग में देखिए क्या होता है। लेयरिंग में कोई एक प्लांट हो गया, ठीक है, कोई एक प्लांट हो गया, ये प्लांट कोई नॉर्मल सा प्लांट ये ग्रो किया है। ठीक है, और ये ग्रो करने के बाद फिर क्या होगा ना, इसका जो ये स्टेम है ना, क्या बताया मैंने, ये जो स्टेम है, ये स्टेम इस तरीके से मूव हो रहा है अपर की ओर। देन हम लोग क्या करते हैं ना, इस स्टेम के कोई एक स्टेम को, कोई एक पार्ट को, कोई एक रॉड या फिर कोई भी एक अनदर स्टिक वगैरह से, है ना, इसे हम लोग बांध देते हैं बिल्कुल टाइट करके, और इस स्टेम को बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है ना, सॉइल के जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ इसको अटैच कर देते हैं और उसे बिल्कुल एम्बेडेड करके ज़मीन
ज़मीन के नीचे में बिल्कुल टच करके है ना इसको फिक्स्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये वाला जो स्टेम है, ये स्टेम जैसे ही ये सरफेस के पास अटैच्ड हो जाता है तो कुछ समय के बाद ये जो स्टेम जो था, जो सरफेस से अटैच्ड हुआ है, यहाँ से फिर एक नया वाला एक रूट्स डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ से अब रूट नीचे डाउनवर्ड की तरफ ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से फिर एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। ये लेयरिंग क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ द प्लांट का एक ब्रांच इज पुल्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड के टूवर्ड्स की तरफ इसे पुल्ड करते हैं एंड ए पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मोस्ट सॉइल लिविंग्स द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड। और ये क्या होता है, कुछ समय के बाद ये एक्सपोज्ड हो जाता है अपर की तरफ एंड ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। आफ्टर सम टाइम ए न्यू रूट्स डेवलप, और कुछ समय के बाद ये रूट्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच, ठीक है, इन द सॉइल। इस प्रोसेस को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। जैसे में ये एक जैस्मिन प्लांट्स है, ठीक है ना, जैस्मिन प्लांट जस्ट लाइक इसी तरीके से वर्क करता है। और लेमन वगैरह हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। हम लोग एक चाइना रोज़ के बारे में जानते होंगे। चाइना रोज़ का मतलब ये नहीं कि चाइना में मिलता है, ये चाइना रोज़ को हिबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। हिबिस्कस प्लांट कई तरह का, कई अलग अलग कलरफुल में मिलते हैं। खासकर ये जो काली माँ है ना, उसे उन्हें, या फिर दुर्गा माँ, उन्हें ये हिबिस्कस प्लांट का ही फ्लावर को चढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके लेयरिंग का। चलिए नेक्स्ट और आखिरी बचता है हमारे पास ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखिए ग्राफ्टिंग का क्या होता है प्रोसेस। ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ग्रो किया, ये देख लीजिए, ये कोई प्लांट है, इस तरीके से ये ग्रो किया है, ठीक है। ये सोच लीजिए पूरी तरीके से प्लांट ग्रो किया है। और ये जो स्टेम दिख रहा है ना, इस स्टेम को मैंने है ना बीच से कट कर दिया। अब ये स्टेम्स को बीच से मैंने कट कर दिया, उसके बाद क्या करूँगा ना, इस प्लांट का ये वाला जो अपर वाला जो पोर्शन है जो कट किया हुआ है, इसे कोई दूसरा कोई स्टेम्स है जो कि ऑलरेडी ज़मीन के अंदर में, ये कोई एक सॉइल है, ये सॉइल का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में ऑलरेडी एक स्टेम कोई प्लांटेड किया हुआ है और यहाँ पर भी एक कट किया हुआ है। और ये वाला जो कट किए हुए हैं इसको इस जगह पे ला करके हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं और इस तरीके से कपड़े वगैरह से बांध देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि ये वाला प्लांट्स जो ऑलरेडी ज़मीन में है ना, ग्राउंड में जो एम्बेडेड था, प्लांटेड था, और ये वाला टुकड़ा जो काट करके हम लोग लगा करके इसके ऊपर जो पट्टी बांध दिए, ये वापस ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन विच द कट स्टेम को हम लोगों ने कट किया ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, ठीक है। ये देखिए, ये जो प्लांट है ये कोई अलग प्लांट है और ये वाला जो प्लांट था कोई अलग प्लांट था। ये इस प्लांट्स का ये पार्ट को कट करके दूसरे प्लांट्स के अलग पार्ट में कट करके और इसे हम लोगों ने फिक्स कर दिया। डिफरेंट प्लांट, वन विथ रूट्स एंड अदर विदाउट रूट्स। जो मैंने ये वाला जो था ना, ये वाला जो था ऑलरेडी ये रूट्स वाला था, और ये वाला जो कट करके जो हम लोगों ने लगाया है इसमें, ये तो विदाउट रूट्स, इसमें तो रूट्स नहीं था, ये विदाउट रूट्स, इसमें रूट वाला के साथ कट करके और बाइंड करके ये जॉइंट करके एक साथ मिला करके टुगेदर इन सच ए वे दैट टू स्टेम्स ज्वाइंट एंड ग्रो ए सिंगल प्लांट, और एक सिंगल प्लांट में ग्रो कर दिए। इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है एप्पल, ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस का हमारा ये लेक्चर्स कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है एक लास्ट और आखिरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक टिश्यू कल्चर बचा हुआ है, ये वाला हम लोग समझ लेते हैं। देखिए टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू प्लांट का प्रोडक्शंस इनमें भी करना है, और फ्रॉम द ए स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यूज। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्लांट टिश्यू लिखा हुआ है। प्लांट टिश्यू का मतलब क्या होता है ना, कि ये कोई प्लांट था, ये कोई प्लांट था, इस प्लांट का ये कोई लीव्स है ना, इस लीव्स का ये लीफ का इसका एक पार्ट में हम लोगों ने इसे कट कर दिया और कट करके एक छोटा सा एक सेल निकाला। देखिए टिश्यू कल्चर जो भी जो काम होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है।
ये जो जितना भी काम होगा यूँ हम लोग आंखों से नहीं देख पाएंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप्स की मदद से ही देख पाएंगे। तो ये एक सेल को हम लोगों ने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया, और इन सेल से और कई तरह का सेल और मिक्स करके हम लोगों ने क्या किया, रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स। देखिए टिश्यू कल्चर में जनरली क्या होता है ना, जो कोई प्लांट जो था, ये जो प्लांट था, इस प्लांट का जो हम लोगों ने सेल लिया था, तो ऐसे ही कोई सा भी सेल नहीं, खासकर हम लोग जो ग्रोइंग वाला जो रीजन्स है ना, जो उग रहा होता है, वैसे वाला सेल्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और ऑब्टेन करके क्या करते हैं, ऑब्टेन करके रिमूव कर लेते हैं उनसे, और सूटेबल कंडीशंस में या सूटेबल मीडियम में है ना, उस सेल्स को ग्रो करवाते हैं, और उस एक सेल से खूब तरह का और डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट नहीं मतलब बहुत मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट में क्या करते हैं ना, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक सेल से खूब तरह का सेल्स हम लोग प्रोड्यूस किए, और वो खूब तरह का सेल से हम लोग बहुत तरह का प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लिए। ठीक है, इस प्रोसेस को ही टिश्यू कल्चर कहते हैं। देखिए आज हम लोग जो बासमती चावल खाते हैं, या फिर हम लोग ये जो वेजिटेबल्स में गोभी वगैरह जो खाते हैं, ये एक्चुअल में ये ऐसा था नहीं। जो बासमती चावल जो इतने लंबे लंबे होते हैं ना, वो एक्चुअल में इतना लंबा था ही नहीं। ठीक है, तो हुआ क्या था कि हम लोगों ने क्या किया कि पहले हम लोगों के इंडिया में छोटा छोटा बिल्कुल फाइन टाइप का छोटा छोटा बासमती चावल तो नहीं होता था, लेकिन नॉर्मल एक चावल होता था जो कि हम लोग खाते थे। बट वैसे उसमें उनमें इतना मतलब इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशंस वगैरह मिल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के साइंटिस्ट लोगों ने वो क्या किए ना, फॉरेन में जा कर के अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ जो राइस हैं उनमें रिसर्च किए, और रिसर्च करके पता किए क्या कि इस राइस में ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं। तो वो क्या किए, उस राइस का कुछ सैंपल लेकर के आए और उनसे कुछ शेल निकाले, और हमारा जो भारत में जो प्रेजेंट है, इंडिया में जो प्रेजेंट है ऑलरेडी चावल, उनसे भी एक सेल लिए, और दोनों अलग अलग सेल को ले करके कंबाइंड किए, और कंबाइंड करके एक नया टाइप का राइस बनाए हम लोग। ठीक है ना, ये जो राइस हम लोगों ने बनाया न्यू टाइप का, अब ये इनमें इस राइस में क्या हुआ ना कि जितना भी कमी था ना, जिस चीज़ का जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गया, या फिर कई तरह का न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, वो चीज़ का जिस चीज़ का कमी था ना, वो सारा चीज़ उसमें फुलफिल हो गया, और हम लोग एक नया टाइप का है ना चावल या फिर व्हीट राइस ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और आज की डेट में हम लोग जो इतने लंबे लंबे जो पुलाव के लिए जो बासमती चावल वगैरह जो खाते हैं, वो एक तरह का टिश्यू कल्चर का ही कमाल है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल न्यू ही ग्रो करवाया था, ग्रो तो करवाया, बट हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया और अलग अलग सेल्स को कंबाइन किया, और एक नया तरह का चावल को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब देखिए टिश्यू कल्चर का ही एक एग्जांपल से, ये तो प्लांट के लिए था, उसी तरीके से टिश्यू कल्चर है ना कुछ एनिमल्स में भी होता है। अब एनिमल्स में क्या होता है, देखिए हम लोग ये भी देखे हैं कि कई तरह का जो बफेलो होते हैं या फिर काव होते हैं, है ना, अलग अलग तरह का जो होते हैं, और जो मिल्क दे रही होती है। तो कभी कभी यार कहीं कहीं जगह पे आप एक अलग तरह का काऊ देखेंगे जिसे हम लोग जर्सी गाय कहते हैं। ठीक है, वो जो जर्सी जो गाय होता है वो हल्का मतलब चितकबरी कलर का कुछ होता है। ठीक है ना, अलग अलग मतलब दो कलर का मिक्सिंग करके वो बना हुआ रहता है। तो एक्चुअल में उसे भी बनाया गया है। जो जर्सी गाय आज के डेट में हम लोग जो देख रहे हैं वो कहीं और से वो मतलब हम लोग बनाए हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोगों ने बनाया है। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से काऊ का कोई एक सैंपल लिया, ठीक है ना, ये स्पर्म्स वगैरह जो भी है वो लिया, फिर बाहर का फॉरेन का भी कई तरह का काऊ का अलग अलग काऊ का सैंपल लिया, और दोनों का मिक्स करके एक नया तरह का काऊ बनाया। उस काऊ का जो नेम है वो जर्सी गाय जो भी नाम है उनको दिया गया। अब इनमें मेन प्रॉपर्टीज़ क्या था, मेन में प्रॉपर्टीज़ ये था ना कि इसमें जो एक नॉर्मल जो काऊ है जो 5 केजी मिल्क दे रही थी, अब वो काऊ जो है वो करीब 10 से 15 किलो मिल्क देगी। ठीक है, न्यूट्रिशंस का अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। तो ये सारा टिश्यू कल्चर का एक ख़ास बात है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, टिश्यू कल्चर तरीक़ा से
ये हमारा टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, टिश्यू कल्चर कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे। उनके डिफरेंट टाइप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है इसके बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे में हम लोग ये मेल टर्म्स क्या है, फीमेल टर्म्स क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मेल टर्म्स क्या होता है, देखिए, एन एनिमल्स हैविंग द मेल सेक्स सेल्स, वो इंसान या वो वैसा एनिमल्स, ठीक है, वैसा एनिमल्स जिनके पास मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता हो। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ये बंदा मेल है या फीमेल है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग डिफाइन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में भी एक स्पेशल या फिर सुपर फीमेल या सुपर मेल भी प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें देख करके आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्या ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो मेल का डेफिनेशंस एक बायोलॉजिकल टर्म्स के हिसाब से मेल का जो डेफिनेशंस क्या होता है, तो मेल का डेफिनेशंस, एन मेल हैविंग द मेल सेक्स सेल, वैसे एनिमल्स हाँ जिनके पास मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता हो, ये मेल सेक्स सेल्स को ही हम लोग स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, ठीक है ना, इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड मेल। ठीक है, देन हम लोग फीमेल के बारे में स्टडी करते हैं कि आखिर ये फीमेल टर्म्स क्या है। फीमेल्स क्या होता है, वैसा एनिमल्स जिनके पास फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता है। देखिए, फीमेल सेक्स सेल या फिर मेल सेक्स सेल, ये एक स्पेशल टाइप का एक अलग ही तरह का एक सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो एक स्पेशल तरह का सेल्स होता है, वैसे सेल्स को ही हम लोग फीमेल सेक्स सेल कहते हैं, या फिर ओवा, इसे हम लोग इसे सेक्स सेल कहेंगे, और ओवा या फिर एग। ठीक है ना, ये तीन नेम, देखिए, एक फीमेल सेक्स सेल कहें या फिर ओवा कहें या फिर एग कहें। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ये सारा चीज प्रेजेंट होता है फीमेल में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। ये मेल टर्म्स हो गया, फीमेल टर्म्स हो गया। अब मेल और फीमेल टर्म्स के बाद हम लोग ये स्टडी करते हैं क्या कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता कैसे है। ठीक है, देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। ये क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक स्पेशल टाइप का, है ना, एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ये रिप्रोडक्टिव सेल को क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था ना, रिप्रोडक्टिव सेल को सेक्स सेल कहते हैं या फिर गैमेट कहते हैं। तो वैसा सेक्स सेल या फिर गैमेट, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो देखिए, ये जो सेक्स सेल है ना या फिर जो गैमेट है, ये सेक्स सेल या फिर गैमेट दो तरह का होता है। एक होता है मेल सेक्स सेल, दूसरा होता है फीमेल गेट सेल। देखिए, मेल सेक्स सेल को हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये मेल गैमेट सेल, ठीक है, या मेल गैमेट भी कह सकते हैं या फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, क्योंकि मेल सेक्स सेल और गैमेट ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब ये तो मेल गैमेट हो गया या मेल सेक्स सेल हो गया या फीमेल सेक्स सेल हो गया, ये स्पेशल टाइप का सेल होता है। अब कोई एक मेल है और कोई एक अनदर फीमेल है, ठीक है, कोई एक मेल आया और एक कोई फीमेल आया, दोनों में कॉपुलेशंस हुआ, मैटिंग हुआ। अब दोनों का जो सेल है, मेल वाला भी सेल और फीमेल वाला भी सेल, ये दोनों, जैसे ये है आपका मेल वाला सेल, ठीक है, और ये है फीमेल वाला सेल, ये दोनों सेल आपस में जब फ्यूज हो जाएगा ना, तब एक स्पेशल टाइप का और एक सेल बन जाएगा। इन दोनों के सेल से मिक्स होने के बाद एक अलग तरह का सेल बन जाएगा। इस सेल्स को हम लोग जायगोट कहते हैं। ठीक है, मेल सेक्स, ये वाला मेल सेक्स सेल हो गया, जिसे हम लोग स्पर्म कहेंगे, आगे चल करके स्टडी करेंगे स्पर्म क्या होता है। और ये हो गया आपका फीमेल, ये दोनों मिक्स हो जाने के बाद ये जायगोट बनता है। ठीक है ना, देखिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मेल गैमेट, ये था ना मेल गैमेट, ये वाला था ना मेल गैमेट, ये मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से और एक नया तरह का स्पेशल टाइप का जायगोट बनाता है या फिर जर्म सेल्स बनाता है। ठीक है, ये इसे हम लोग जायगोट कहेंगे या फिर जर्म सेल्स कहेंगे। ये आपका स्पर्म हो गया, ठीक है, ये स्पर्म्स हो गया, ये हो गया ओवा या फिर एग।
और स्पर्म को क्या कहते हैं हम लोग, स्पर्म्स को हम लोग मेल सेक्स सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का कुछ माइनर से इंफॉर्मेशन है ये, और आगे हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस, ठीक है। देखिए अब ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है या एग है, ये स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है ना, एग्जाम्स में कई बार मेल स्पर्म जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आप बना करके दिखाएं, ये कई बार क्वेश्चंस में दिया गया है। देखिए ये एक स्पर्म है, इन स्पर्म्स के जो ये वॉल है ना, ये वाला वॉल को हम लोग वॉल के अंदर में, ये तो मेम्ब्रेन हो गया, इस वॉल के अंदर में ये टोटल पार्ट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इन टोटल पार्ट्स को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म ये हो गया, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के अंदर और भी कई तरह का डीएनए क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए वगैरह होता है। तो ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये होता है मिडिल पीसेस, ठीक है ना। ये आपका मिडिल पीसेस हो गया, और ये आपका टेल हो गया। ये एक स्ट्रक्चर हो गया मेल स्पर्म्स का, और ये एक हो गया ओवा का, ठीक है ना। ये ओवम कहते हैं। ये जो ओवम है, ये ओवम का जो वाल है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये टोटल वाला एरिया को साइटोप्लाज्म कहेंगे, एंड ये वाला जो पॉइंट है अंदर वाला जो माइनर सा स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, इसे हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्पर्म्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। ये स्पर्म्स एक डिफरेंस बता रहा हूँ स्पर्म्स एंड ओवम का, ठीक है। ये स्पर्म्स क्या होता है, हम लोगों ने स्पर्म एंड ओवम का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब स्पर्म होता क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो स्पर्म्स होता है आर द मोटाइल। सबसे पहले ये जो स्पर्म्स होता है ये मेल में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये मेल में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ये मैंने जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर बताया था, ये मेल प्रोड्यूस करता है। और मेल में ये प्रोड्यूस होता कहाँ पे है, तो ये मेल में ये रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है टेस्टिस, इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये टेस्टिस होता है, इसके अंदर में स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जो एक मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस जगह पे ये स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होता है ना, ये टेस्टिस में जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है, ये स्पर्म्स कोई भी फूड को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। नो फूड स्टोर इन द स्पर्म्स, और दे आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन द। अब ये जो टेस्टिस है, ये स्पर्म जो है ये कब से बनना स्टार्ट होता है। देखिए कोई भी एक नया बेबी जन्म लेता है, वो जन्म लेने के बाद 5 इयर्स हो जाता है, 10 इयर्स होने के बाद 15, 13, 14 जो भी है, ये इयर्स बढ़ता जाता है। तो क्या एक 5 इयर्स बेबी को, हाँ, हम लोग कह सकते हैं क्या मेल में कि ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक मैच्योर होने का एक समय होता है। जितने भी जो मेल हैं या फीमेल हैं, सबका एक एज होता है जिसमें से वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है। हम लोगों को जो कहते हैं ना कि अकल आना या फिर मैच्योर होना, ये सब तो हम लोग 18 प्लस हो जाते हैं तो हम लोग मैच्योर हो जाते हैं। बट एक मेल में क्या किया कहा है, मेल जो होता है ना, वो 11 से 13 इयर्स के बीच में ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो कोई भी जो बॉय हैं, जब वो 11 इयर्स अटेंड कर लेते हैं, तब ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। और ये होता है कहाँ पे, तो ये टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, जब वो मेल 11 से 13 के बीच में ईयर जब हो जाता है ना, तब ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये ओवम का बात कर लेते हैं। ओवम जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है। देखिए ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल। ये मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? मोटाइल का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके, ठीक है, जो तैरता हुआ या फ्लोट करता हुआ जा सके, उसे हम लोग मोटाइल कहते हैं। जो फ्लोट नहीं कर सके या तैर नहीं पाए, है ना, उसे हम लोग नॉन मोटाइल कहते हैं, ठीक है। अब ये मोटाइल का मतलब समझ में आया? देखिए
ये जो स्पर्म्स होता है मेल के वेजाइना में इसे रिलीज कर देते हैं। अब उस वेजाइना से ओवरी तक ये मूव करता हुआ ये ओवम के पास जाता है और ये फ्यूज्ड हो जाता है। उसके बाद फिर ज़ायगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो वो हम लोग तो बाद में स्टडी करेंगे उस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी हम लोग ओवम में आते हैं। ठीक है, तो ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है, बट जो स्पर्म्स होता है ये मूव करता हुआ फीमेल के पास पहुंचता है। ठीक है, ओनली वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवम इन 1 मंथ। मतलब क्या है ना, कोई एक फीमेल है, फीमेल का जो पार्ट होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उनमें दो ये इस तरीके से फीमेल का एक पार्ट्स होता है। ठीक है ना, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये इस तरीके से ये होता है उनका ओवरीज। ठीक है, ये ओवरीज होता है और ये जो पॉइंट है ना इसको कहते हैं यूट्रस। ठीक है, तो आगे भी इसके बारे में और भी डिटेल अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरी। ये 2 ओवरी होता है फीमेल में, ये एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ये होता है बीच में यूट्रस। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है ना, जो ओवरी होता है ये 1 ओवम, ये ओवरी 1 महीने में एक ही ओवम प्रोड्यूस करता है और फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ये वाला ओवम प्रोड्यूस करता है, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ये ओवम प्रोड्यूस करता है, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर ये ओवम प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये अल्टरनेट फॉर्म में है ना, ओवरीज हर एक मंथ में ये प्रोड्यूस करता है। मीन्स विच मीन्स ये 1 ओवरी ओनली 1 ओवम प्रोड्यूस करता है इन 1 मंथ। 1 महीने में सिर्फ 1 ओवरी प्रोड्यूस करता है और एक बार में ही। ठीक है ना, इसे कहते हैं ओनली 1 ओवरी, एक ओवरी। ऐसा नहीं कि ये भी ओवरी और ये भी, दोनों ओवरी एक साथ ओवम प्रोड्यूस करे, ये भी ओवम प्रोड्यूस कर ले, ये भी ओवम प्रोड्यूस कर ले। ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ये भी पॉसिबिलिटी है होने का। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या समझते हैं, बायो के टर्म में हम लोग एक एवरेज लेकर के चलते हैं। एवरेज मीन्स देखिए, ये जो ओवम रिलीज होने का बात है ना, तो ये कुछ फीमेल में कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ 2 ओवम, यहाँ से भी एक टाइम पे एक ही मंथ में ये भी निकल जाता है और ये भी निकल जाता है 1 टाइम में। ठीक है ना, तो ऐसा कंडीशंस भी होता है। बट बायो क्या करते हैं ना, बायो हमेशा एक एवरेज मीन्स ये एक सर्वे करते हैं, सपोज एक रिसर्च करते हैं, 50, 100 या 1000, 2000 फीमेल में रिसर्च करते हैं और उनमें देखते हैं क्या कि जो ओवम है हर मंथ में कितना बार रिलीज हो रहा है। तो मैक्सिमम फीमेल में क्या पाया गया कि एक ओवरीज में एक ही ओवम रिलीज हुआ। तो हम लोग उसी को लेकर के चलते हैं कि एक एवरेज जो होता है एक मंथ में एक ही। ठीक है ना, और देन ओवा कंटेन द स्टोर्ड फूड, ये एक फूड को स्टोर करता है। देखिए, ये स्टोर फूड नहीं करता, ये फूड को स्टोर करता है। रीज़न है, फूड स्टोर्ड का मतलब वो खाने वाला हम लोगों का खाने वाला नहीं, ये हम लोगों का खाने वाला नहीं। ये जो ओवा होता है, ये ओवम होता है, ये फूड को स्टोर करने का मतलब क्या होता है ना कि ये एक ओवम है, इसके बीच में है ना ये वाला सारा चीज़ क्या होता है, फूड को स्टोर करता है। रीज़न ये है क्योंकि ये इसको ग्रो करना पड़ता है। क्या है कि कोई स्पर्म्स आएगा, इसमें स्पर्म्स आने के बाद इसको मैच्योर भी तो होना है। अब ये मैच्योर होगा तो ये कहाँ से एनर्जी अपना ऑब्टेन करेगा, तो ये ऑलरेडी इसके पास फूड रहेगा तभी ना ये भी सेल को अच्छी तरीके से मैच्योर करेगा। नहीं तो ये कहाँ किन से एनर्जी मांगने के लिए जाएगा कि हाँ आप हमको एनर्जी दो ताकि मैं अपने आप को ग्रो कराऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसके पास स्टोर्ड होता है। और कई तरह का ऐसा भी हार्मोन्स है जो इसे ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, सिर्फ ये बोल लेना सही नहीं होगा, ये उचित नहीं होगा क्या कि सिर्फ स्टोर के वजह से ही ये ग्रो करे, अपना फूड स्टोर्ड जो है उसी के वजह से ही ग्रो करे, ऐसा बोलना भी सही नहीं होगा। कई ऐसा हार्मोन्स भी होता है जो इसके इम्प्रूवमेंट में, इसके ग्रोथ में भी हेल्प करता है। ठीक है ना, दे आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कोई भी फीमेल जो होती है
ठीक है। कोई भी फीमेल्स 10 से 12 ईयर जब ऑब्टेन हो जाते हैं, तब ये वाला जो ओवरीज था ना, ये ओवरीज जो ओवम प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला जो ओवम जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये जब कोई फीमेल 12 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स अटेन कर लेते हैं, तब ऐसा सिस्टम्स या ऐसा प्रोडक्शंस होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है क्या कि ये 10 ईयर्स में ही प्रोड्यूस 9 ईयर्स में या 8 ईयर्स में ही प्रोड्यूस कर ले या 6-7 ईयर्स में ही प्रोड्यूस कर ले, ऐसा नहीं होता है। प्रोड्यूस तो बचपन में ही हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। बट इस समय क्या होता है, 10 से 12 में वो एक्टिव हो जाता है। हाँ, फीमेल में क्या होता है कि जो ओवम होता है ना, जो एग होता है, वो एक बार जैसे ही वो जन्म होता है, जन्म बनते के साथ ही वो डेवलपमेंट होता है फीमेल को ओवरीज के बारे में, तो उसी समय उसी टाइम सेम टाइम में ही ना, और कई तरह का मतलब थाउजेंड्स ऑफ एग जो है वो प्रोड्यूस होकर के बना हुआ रहता है। बट जैसे ही 10 से 12 ईयर्स आता है ना, तो ये वाला जो अब एग जो बना हुआ था वो मैच्योर होकर के बाहर रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये था स्पर्म्स एंड ओवम का डिफरेंस, ठीक है। अब हम लोग कुछ टर्म्स और समझते हैं, ये फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशंस क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशंस द फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट को मैंने बताया था ना, मेल गैमेट को स्पर्म भी कहते हैं। अगर कोई स्पर्म विद द फीमेल गैमेट मीन्स ओवम के साथ फ्यूज्ड हो जाए टू फॉर्म्स, फ्यूज्ड हो जाए, तो ये क्या बनाता है, ये एक जायगोट बनाता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में जब कोई मेल या फिर मेल का स्पर्म्स और फीमेल का ओवम्स, ये दोनों फ्यूज होता है, तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए बायो टर्म्स में एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर भी TION वर्ड लगा हुआ रहेगा तो वो एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। वो क्या रहेगा, एक प्रोसेस। तो ये दोनों फ्यूज हो रहा है, तो ये इस चीज़ को हम लोग एक प्रोसेस कहते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। स्पर्म्स एंड ओवम का फ्यूज होना, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। अब हम लोग एक टर्म समझते हैं, ये एम्ब्रायो क्या होता है, ठीक है। एम्ब्रायो क्या होता है, द अनबॉर्न बेबी। समझिएगा, ये अनबॉर्न बेबी क्या होता है। जो अनबॉर्न बेबी है, जो अभी कोई एक मदर है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनके यूट्रस में, इस यूट्रस में यहाँ पे कोई बेबी बनना स्टार्ट हो चुका है और वो बन रहा है, ठीक है ना। अब ये अभी तक जन्म नहीं लिया है, ठीक है, अभी तक ये बेबी जन्म नहीं लिया है, मीन्स उसका बर्थ नहीं हुआ है, तब तक ऐसे कंडीशंस को हम लोग एम्ब्रायो कहेंगे। उन्हीं को हम लोग अनबॉर्न बेबी कहते हैं। जो बेबी अभी तक जन्म नहीं लिया है उसे हम लोग अनबॉर्न बेबी कहते हैं। इन द यूट्रस, ये वाला यूट्रस होता है। यूट्रस देखिए, यूट्रस का डायग्राम है ना, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ाऊंगा तो यूट्रस वगैरह डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो ये अनबॉर्न बेबी यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। देखिए ये है आपका अनबॉर्न बेबी। अब ये अनबॉर्न बेबी जब डेवलप हो रहा होता है, तो डेवलप होने की स्टार्टिंग फेज में ही, अब डेवलप कैसे होता है, देखिए ये स्पर्म, ये ओवम दोनों फ्यूज हुआ, ये फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ से आने के बाद इस जगह पे बनना स्टार्ट हुआ। देखिए ये कैसे बन रहा है, हाँ ये वाला पॉइंट को भी मैं डिटेल्स नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। क्या ये फर्टिलाइजेशन या जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगा ना, तो फिर मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे बन रहा है बेबी का, ठीक है। अभी ये समझिए कि ये जो बेबी है, ये बेबी को अनबॉर्न बेबी कहते हैं। अब ये इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, फ्यूज़ हो गया, अब ये बेबी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो रहा है। अब ये जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ये बेबी अभी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हम इसे अच्छी तरीके से अल्ट्रासाउंड के तरीके से या और भी कई मेथड से अगर हम इसे चेक करते हैं ना, तो इस बेबी का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि ये कौन बेबी है या और क्या है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में, ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज का मतलब व्हेन बॉडी पार्ट्स आर नॉट मच डेवलप। इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहेगा, वैसे स्टेज को हम लोग अर्ली स्टेज कहते हैं। तो वैसा बेबी जिसका बॉडी पार्ट्स पूरी तरीके से डेवलप्ड भी नहीं है, वैसे बेबी को हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं, ठीक है। वापस मैं बता रहा हूँ,
एम्ब्रायो किसे कहते हैं? वो अनबॉर्न बेबी जिनका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं हुआ है या पूरी तरीके से वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, उनके बॉडी पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ भी नहीं आ रहा है, वैसे अनबॉर्न बेबी को ही हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एम्ब्रायो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ये फीटस क्या होता है। ये फीटस क्या होता है? सेम है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस, सेम है, अनबॉर्न बेबी यूट्रस में, ठीक है, इन द लैटरल स्टेज। देखिए वो अर्ली स्टेज था, ये लैटरल स्टेज है। लैटरल स्टेज का मतलब हो रहा है अब ये बाद वाला स्टेज। बाद वाला स्टेज का मतलब व्हेन बॉडी पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड। इसका जो बॉडी पार्ट्स है ना अब डेवलप्ड हो गया है। मीन्स क्या ना कि अगर अब हम लोग क्या एक माइक्रोस्कोप ये अल्ट्रासाउंड वगैरह से अगर हम लोग इसे देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड से अगर हम देखेंगे ना तो इसके बॉडी पार्ट्स वगैरह अच्छी तरीके से वेल डिफाइन हो जाएगा। मैं इसका एक डायग्राम में दे दूंगा इसके साथ, ठीक है, तो वेल डिफाइन हो जाएगा इसका बॉडी पार्ट्स। तो ऐसे बेबी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग फीटस कहेंगे। द अनबॉर्न बेबी अभी ये जन्म नहीं लिया, ये अभी इस यूट्रस में ही है, ठीक है। जो अनबॉर्न बेबी जो जन्म नहीं लिया है वो बेबी, बट जिसका बॉडी पार्ट्स मुझे वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरीके से दिख रहा हो, तो वैसे बेबी को हम लोग क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। देखिए एम्ब्रायो और फीटस में बहुत अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर ये लोग क्या कहते हैं ना, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि एम्ब्रायो और फीटस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बट डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, बट है डिफरेंस। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगी और आप लोग ज़रूर लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। और जैसे पिछले वीडियोस में मुझे एक भी मतलब लाइक बहुत ही कम मिला था, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। कुछ समय मैंने ये भी सोचा क्या कि अब मैं बताना शायद ये पढ़ाना बंद कर दूं, क्योंकि शायद वैसा समझ में नहीं आ रहा हो आप लोगों को, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया था। अगर लाइक कर देते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूं और मुझे लगता है क्या कि मैंने जो मेहनत करा है वो थोड़ा ठीक ठाक है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लूं। ठीक है, तो अगर आपके एक लाइक से मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़रूर आप लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई सा भी क्वेश्चंस अगर आपके मन में है या कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।